नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं विल कैसे लिखा जाता है। विल यानी कि वसीयतनामा कैसे लिखा जाता है और वो कौन सी गलतियां हैं जो अमूमन लोग करते हैं जिसके वजह से उनके विल पे, उनके वसीयत पे डिस्प्यूट हो जाता है और फिर कोर्ट केसेस, लिटिगेशन वगैरह होते हैं। इन सारे मुद्दों पे हम लोग आज बात करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस लीगल चैनल में। हम यहाँ पे लीगल और फिनेंशियल एजुकेशन के बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया करते हैं। तो अब तक आपने अगर हमारे इस लीगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हाउ टू ड्राफ्ट ए विल। तो सबसे पहले विल की परिभाषा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विल की परिभाषा इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2H में दिया गया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि विल is a instrument, यह एक इंस्ट्रूमेंट है where the testator expresses his intention regarding the manner in which disposal of his assets movable and immovable to the beneficiaries। मतलब जहाँ पे जो टेस्टेटर है, जो वसीयत करता है, वो अपने इंटेंशन, अपने अपने इंटेंशन के बारे में बताता है कि किस तरह से उसके मूवेबल और इमूवेबल जो एसेट्स हैं उनको बेनिफिशरीज को दिया जाए। तो यह था डेफिनेशन। विल एक यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट होता है जो आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर इट कम्स इनटू इफेक्ट, जो कि जो वसीयत करता है उसके मृत्यु के उपरांत ही यह इफेक्ट में आता है। तो अब जानते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो विल लिखने के लिए आपको जो टेस्टेटर हैं उनके डिटेल्स चाहिए होता है। उनके डिटेल्स का मतलब ये हुआ कि उनका पूरा नाम, जो ऑफिशियल नाम है, उनका आइडेंटिटी प्रूफ, उनका पर्सनल डिटेल्स। इसके साथ आपको जो बेनिफिशरीज हैं उनके बारे में भी आपको उनके डिटेल्स चाहिए होते हैं। उनका नाम, उनका जो ऑफिशियल नेम है, फिर उनका पर्सनल डिटेल्स। साथ ही आपको जो एग्जीक्यूटर है उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी पड़ती है, उसका नाम वगैरह लिखना पड़ता है। नेक्स्ट जो चीज़ें आती है कि हाउ टू ड्राफ्ट ए विल। जब आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो फिर आपके पास जो एसेट्स होता है, जो मूवेबल, जनरली जो लोग होते हैं वो अपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज को तो याद रखते हैं, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में वो भूल जाते हैं। तो आपको अपने मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टीज के बारे में आप एक लिस्ट देनी होती है और उस लिस्ट के हिसाब से आपको किस संपत्ति को आप किसे देना चाहते हैं इस बारे में आपको बताना होता है। तो जब यह तय हो जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर जहाँ तक विल का सवाल है तो ये विल आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि आप एक वकील के से परामर्श करके ही विल को लिखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति कानून के दृष्टिकोण से उसे नहीं समझ पाता और फिर उसमें गलतियां हो सकती हैं। तो आप एक वकील के परामर्श से ही अपने विल को लिखें। तीसरी जो चीज़ है, जब भी आप विल लिखें उसे आप 2 विटनेसेस के सामने हस्ताक्षर करें। यह विटनेस जो है, ये गवाह जो है, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और चौथी जो प्रक्रिया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके विल के ऊपर कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई आगे कोर्ट केस ना हो, तो इसे यह जरूरी है कि आपका जो विल है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही जरूरी है एक विल को लिखने के लिए। हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 59 में यह भी लिखा गया है कि जो विल होता है, वो विल जो वसीयत करता है वो हमेशा एक साउंड माइंड यानी एक स्वस्थ दिमाग वाला होना चाहिए। उसके ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर या फोर्स नहीं होना चाहिए और पूरे ही वो फ्री कंसेंट में आके अपना विल लिखे। उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही जरूरी चीज़ है। आइए अब हम जानते हैं कि विल जो है उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं। सबसे पहली गलती तो यह होती है कि विल लिखने के वक्त लोग अपने जो नाम है उसको वो गलत लिख देते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी व्यक्ति का नाम सुबोध कुमार गुप्ता है और वह अपना विल सुबोध गुप्ता के नाम से लिखता है तो यह फिर विल इनवैलिड हो जाता है। दूसरी जो गलती है वह जो अपने बेनिफिशरीज हैं उन्हीं को विटनेस बना देता है। तो यह भी एक गलती हो जाती है। जो विटनेस हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दे शुड नॉट बी द पार्टी ऑफ द विल। अगर आपके विल से उनको फायदा पहुंच रहा है तो वो फिर उसमें डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ है, बहुत इसकी भी सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो, जब आप अपना विल लिखते हैं तो आप अपने कर्ज के बारे में भूल जाते हैं, तो इससे भी डिस्प्यूट होती है। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने एसेट्स को स्पेसिफाई नहीं करते।
ये भी एक दिक्कत है कि आप अपने जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, जितने जो भी आपकी चल और अचल संपत्ति है, सबको लिखें। कभी कभी ये भी परेशानी आ जाती है कि जो चल और अचल संपत्ति है उसको ओवर स्पेसिफाई कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के पास एक होंडा सिटी कार है और उसने अपने विल में लिख दिया है, लेकिन उसके मृत्यु के पहले ही उसने अपने इस होंडा सिटी कार को बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में जो विल होगा फिर उस पर डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो इसे अपडेट, मान लीजिए आपने विल लिखा, लेकिन विल लिखने के बाद अगर परिवार में किसी का जन्म होता है या कोई शादी वगैरह होता है, तो फिर आपका आपका जो विल है वो अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल आता है कि आप अपने विल को कितनी बार लिख सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट में आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपने विल को लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन यही है कि जब भी आप लिखें तो जो आपका जो आखिरी विल होगा वही वैध होगा। और अगर आपने विल लिख दिया और उसमें कुछ चेंजेस या अल्टरेशन अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो आप जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखें उसमें इस बात का, जो नेक्स्ट विल लिखे उसमें इस बात का जिक्र कर दें कि आपने इस फला तारीख को जो आपने विल लिखा था उसमें आप ये बदलाव करने जा रहे हैं, और उसको भी उसी तरह से दो इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने आप अटेस्ट साइन कर लें और उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो इस तरह से रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको आप दर्ज करा लें। तो इस तरह से जो है ये इसकी प्रक्रिया है। इसमें आप हमेशा बदलाव कर सकते हैं, इसमें बदलाव में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जो अगली समस्या है वो यह होती है कि ओरिजिनल कॉपी ही नहीं रखते। कई बार लोग विल तो लिख देते हैं लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं रखते, तो यह भी आपको एहतियात इस पर रखना चाहिए कि जब भी आप विल लिखें उसका एक ओरिजिनल कॉपी अपने पास जरूर रखें। उसमें आप आपके जो डिटेल्स हैं, आपके जो कर्ज हैं उसके बारे में भी चर्चा करें, आपके जो एसेट है उसको भी स्पेसिफाई कर दें, बेनिफिशरीज का नाम सही लिखें, अपना नाम सही लिखें। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गनम्बल वर्सेस टी राजू के केस में इस बात को का जिक्र किया है कि जो इंटेंशन होता है, जो किसी भी विल के मीनिंग को निकालने के लिए जो टेस्टेटर है उसके इंटेंशन को जानना बहुत जरूरी है, और उसी के इंटेंशन के हिसाब से उस विल को एक्सप्लेन किया जाता है अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फेवर में दिया, लेकिन फिर भी अपने तरफ से कोई भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, विल कैसे लिखें, विल कैसे ड्राफ्ट करें, इस विषय पे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लीगल और फिनेंशियल एजुकेशन के बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कस करते हैं। तो धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आगे भी इस तरह की वीडियो को लाता रहूँगा। धन्यवाद।